एक अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बिल या एक फाइनेंशियल लॉस या फिर जॉब का चले जाना कोई भी कारण हो सकता है और आपकी टोटल सेविंग्स जीरो हो सकती है। आपका म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, एसआईपी अच्छे रिटर्न दे रहा है, मगर इमरजेंसी फंड अगर क्रिएट नहीं करा तो इमरजेंसी के टाइम पे ये सारा का सारा जीरो हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं किस तरीके से आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर इस पैसे को आप पार्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। अब सारी चीजें प्लान करने से पहले मुझे ये तो जान लेना चाहिए मेरे लिए इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। सो बेसिकली अगर थंब रूल की बात करें, ये 3 से लेकर 6 महीने तक का होना चाहिए और इसके अंदर इंक्लूड करने हैं आपने कुछ खास एक्सपेंसेस लाइक आपकी ईएमआईज, आपका रेंट, आपके ग्रोसरी की बिलिंग, आपके बेसिक ईएमआईज जो आप गाड़ी की पे कर रहे हैं या फिर घर की ईएमआई पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई, उनके बेसिक एजुकेशन को, इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आपको एक फंड आएगा जो कि आपको इक्वलेंट टू 3 से 6 महीने के लिए रखना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आई वुड रिकमेंड आप इस फंड को 9 से 12 महीने तक का ही रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको हमेशा आसानी रहेगी। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, मैं इमरजेंसी फंड के लिए पैसे को पार्क कहाँ पे करूँ, क्योंकि जो पैसा मेरे को सेव करना है वो रखना तो कहीं है। गुल्लक के अंदर पैसा मत रखिएगा, वो डेप्रिशिएट होएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन से आपका महंगाई दर बढ़ेगी, बट गुल्लक में या लॉकर में पड़ा हुआ पैसा हमेशा डेप्रिशिएट होगा। तो इसे कहाँ रखें? 3 बेस्ट ऑप्शंस है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड्स के अंदर, जहां पर आपको एफडी से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है और कभी भी किसी भी इमरजेंसी के अंदर 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर ये फंड आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन, अपने बैंक अकाउंट में स्वीप एफडी की ऑप्शन जरूर ऑप्ट करें, जहां पर लेट्स से अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर पैसे होते ही चुपचाप से 1 लाख की एफडी बन गई। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चल रहा है 6.5%, 7%, 8% आप बैंक देख सकते हैं। या फिर तीसरी ऑप्शन, आप पैसा ऐसी जगह या ऐसे बैंक अकाउंट्स में रखें जहां पर सेविंग्स इंटरेस्ट हायर साइड पे हो, यानी 7%, 8%। ऐसे कई सारे बैंक्स आज की डेट में हैं जो सेविंग्स अकाउंट पे भी आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जरूरी टिप साथ में देना चाहूंगा, कभी भी पीपीएफ, यूलिप या ईएलएसएस के अंदर अपने पैसे को लिक्विडिटी के तौर पे मत सेव कीजिएगा, क्योंकि इन सब के अंदर लॉक इन फैक्टर रहता है और इमरजेंसी के टाइम पे आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। इमरजेंसी फंड का सिंपल सा मतलब है सिंपली और इजीली एक्सेस। जिस फंड को मैं कर सकता हूं वो मेरे लिए लिक्विड फंड है। अब तीसरे फैक्टर पे चलते हैं। हमने डिस्कस तो कर लिया कितना फंड होना चाहिए, कैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अब कितना करना है ये भी समझते हैं। सो सबसे पहला, आप सिंपल 5,000 मंथली के हिसाब से भी या 2,000 रुपए मंथली के हिसाब से भी अपनी एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लिक्विड फंड की बात कर रहा हूं। दूसरी ऑप्शन, कभी भी आपको अगर इनकम टैक्स से रिफंड आ रहा है या कंपनी से बोनस मिल रहा है, रादर उस पैसे को टोटल खर्चा करने के, उस पैसे को अपने इमरजेंसी फंड के कॉर्पस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप तीसरा फैक्टर, अगर आपकी ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चल रही है जहां पे आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी इक्विटी स्कीम को भले 2 या 3 महीने के लिए होल्ड करके पहले इमरजेंसी फंड को क्रिएट करो और उसे एनलार्ज कर लो, ताकि जो कॉर्पस वहां पे आपने क्रिएट करा है जिस गोल से, उस गोल के ऊपर कोई इंपैक्ट ना है और इमरजेंसी के टाइम के लिए भी आपके पास एक लमसम पैसा इकट्ठा होना चाहिए। चौथा पॉइंट, यूज रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स, यानी कि बैंक के अंदर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हर महीने आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट डेबिट होके एक आरडी स्कीम में चला जाए, जहां पर इक्वलेंट टू एफडी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इस आरडी स्कीम की भी ये बेनिफिट है कि जब भी आप इसे कैश करना चाहें आप इजीली इसे कैश डाउन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, इन 3 गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराना। सबसे पहला, अपनी रेगुलर सेविंग्स को इमरजेंसी फंड के साथ कभी भी मिक्स मत कीजिएगा। रेगुलर सेविंग्स आपने एक गोल के साथ एक फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंगली सेव करना शुरू करा है, जैसे ही आप उसको मिक्स करते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, आप अपने लिए गोल को और डिले कर रहे हैं अचीव होने में। अपने पैसे को हाई रिस्की स्टॉक्स या फंड्स के अंदर बिल्कुल मत पार्क कीजिएगा, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं।
आज मैंने पैसा लगाया और इमरजेंसी मुझे आ गई और उस समय बाजार नीचे है, मेरा हाई यील्डिंग फंड मेरे को नुकसान दे सकता है। सो आइडली जब भी मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि इतना पैसा मैंने सेव करा है और आज मेरे को इतनी रिटर्न मिल चुकी है। इमरजेंसी फंड के अंदर हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मत इंक्लूड कीजिए। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, उधार मत लीजिए। जनरली हम इमरजेंसी के टाइम पे अपने फ्रेंड्स फैमिली के थ्रू लोन ले लेते हैं या उधार ले लेते हैं। प्लीज़ इस चक्कर से बाहर रहिए, क्योंकि इंटरेस्ट बाहर देने के बजाय थोड़ा थोड़ा पैसा आज सेव कर लो और इंटरेस्ट कमा लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, इमरजेंसी फंड आपका फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे। अगर आज आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपका फाइनेंशियल प्लान अधूरा है। इट्स जस्ट लाइक वेयरिंग अ सीट बेल्ट बिफोर अ लॉन्ग ड्राइव। कल क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता, मगर मैं आज से ही अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूं। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है जहां पर मैंने डिफाइन करा है इमरजेंसी फंड को मैनेज करने के लिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो डीएम कर सकते हैं इमरजेंसी प्लान। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको हर महीने सैलरी तो आती है मगर अकाउंट हमेशा खाली रह जाता है। सो इसलिए मैं कहता हूँ, स्टे फोकस्ड, स्टे सिक्योर्ड, स्टे इंश्योर्ड।